नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम सेकंड पेपर की तैयारी के लिए C++ प्रोग्रामिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी बेस पर समझ रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की सभी क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की डेली क्लासेज आपको शाम 4 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इससे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, DBMS, MySQL, पाइथन और C प्रोग्रामिंग को कंप्लीट पढ़ा दिया गया है विद नोट्स। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट वाइज उन सब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो जैसा कि आपको थंबनेल में देखने को मिल चुका होगा, आज की हमारी जो क्लास है वो आपके प्री प्रोसेसर से संबंधित है। यानी आप जो प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे ऊपर हम बात करते हैं इस प्री प्रोसेसर से संबंधित। तो इसके बारे में जितना भी डीपली नॉलेज है या जहां तक भी इसके क्वेश्चन या जो पॉइंट इसके बारे में बनते हैं तो उनको हम यहाँ पर जो है प्रोग्राम के अंदर और यहाँ पर जो है नोट्स के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री प्रोसेस के अंतर्गत प्री प्रोसेसर होता क्या है। ठीक है, ये जो प्री प्रोसेसर होता है ये होता क्या है। अब देखो, मैं यहाँ पर ये नोट्स के अंदर आपको पहले जंप करूं, यहाँ पर एक सिंपल से समझ लेते हैं कि यहां पर एक आपका घर है, ये ठीक है, ये आपका घर है। इसके अंदर आगे या यहां पर मैं मान के चलूं ये एक स्कूल है और यहां पर स्कूल का ये मेन गेट है। ठीक है, इस स्कूल के अंतर्गत क्या है कि भाई यहां पर आगे जाने से पहले एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो आपको आगे जाके क्या कार्य करना है या आपको आगे जाके कौन कौन से नियमों का पालन करना है तो उसके बारे में जानकारी देता है। जैसे आप गेट से एंटर करते हैं तो पहले ये आपको क्या करता है, कुछ गाइडेंस देना शुरू कर देता है, ये कहना शुरू कर देता है कि पहले तुम्हें ये काम करना, ये करना है। तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता काम प्रोग्रामिंग के अंतर्गत ये प्री प्रोसेसर करते हैं कि जब भी कोई प्रोग्रामिंग की शुरुआत होती है तो उसके अंतर्गत जो भी फंक्शंस या कार्य किए जाएंगे तो उसके लिए क्या किया जाता है कि प्रोग्राम को पहले इस सेक्शन में आना है, यानी इसके पास आना है, इस व्यक्ति के पास, प्री प्रोसेसर के पास। ये प्री प्रोसेसर बोलेगा कि इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। हेडर फाइल इन द सेंस एक लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। उस लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर उससे संबंधित जो काम होते हैं प्रोग्राम के वो पड़े रहते हैं। फिर वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। तो एक सिंपल सा होता है कि जब प्रोग्राम को पढ़ना शुरू किया जाता है कंपाइलर के थ्रू, तो पहले वो कंपाइलर जो है इस हैश प्री प्रोसेसर के पास लगी हुई या इसके साथ जो अटैच की हुई है, इसके साथ इंक्लूड की गई लाइब्रेरी या हेडर फाइल्स को पढ़ता है, उसके अंतर्गत के फंक्शंस को एक्सेस करता है, फिर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ये एक बेसिक सा आप इसके अंतर समझ सकते हो। तो देखो, प्रोग्राम के हेडर फाइल एरिया में हैश इंक्लूड iostream.h आपने आज तक मेरी सभी क्लासेस में लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है, इनकी शुरुआत जो है हैश से होती है। इस हैश को प्री प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है और ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा चुका क्वेश्चन है, इस हैश वाले साइन को क्या कहा जाता है प्रोग्रामिंग के टर्म्स के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, आपको इसको प्री प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। प्री प्रोसेसर को स्टेटमेंट की तरह सेमीकोलन से बंद नहीं किया जाता, यानी हैज इंक्लूड iostream.h इसके बाद यहां पर सेमीकोलन नहीं दे सकते, इसके अंतर्गत ये अलाउ नहीं है। प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम होता है जो सोर्स कोड कंपाइल होने से पहले ही एग्जीक्यूट होता है। जो सोर्स कोड होते हैं वो एग्जीक्यूट कंपाइल होने से पहले इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर इसके संबंधित जो फंक्शंस होते हैं वो इनबिल्ट किए जाते हैं अंदर। एक सिंपल से अगर आपको यहां पर बताओ तो देखो, ये प्रोग्राम है। अभी मैं आपको इसको जो है प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूं, देखिए आपको। ठीक है, तो पहले मैं आपके सामने टर्बो C का स्क्रीन लेके आ जाता हूं। यहां पर एक सिंपल सा, मैं इसको जो पहली मतलब प्रोग्रामिंग को पहली बार जो है सीख रहे हैं तो उनके लिए मैं यहां से बता रहा हूं। तो देखो, मैं जब भी कोई प्रोग्राम को टाइप करता हूं तो यहां पर लिखता हूं हैश इंक्लूड iostream.h। ठीक है, तो ये हैश क्या कहलाता है, प्री प्रोसेसर। तो आप ऐसा कह सकते हैं प्री प्रोसेसर इंक्लूड iostream.h। उसके बाद देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर जैसे अब ये तो मैंने iostream लिखा है, तो iostream का मैंने फुल फॉर्म पहले भी बता दिया, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। यहां पर एक और हेडर फाइल को मैं इंक्लूड करूंगा जिससे मैं आउटपुट को देखने के लिए स्क्रीन को रोके रख सकता हूं। वैसे उसको फंक्शन को अभी मैं आपको बताऊंगा, जिसको नहीं पता है उसके बारे में। ये अभी विप्रो के अंदर पूछा जा चुका क्वेश्चन है इंटरव्यू में। ठीक है, यहां पर मैं एक वर्ड में ले लेता हूं सिंपल सा। यहां पर देखिए, ये गेट ch जो फंक्शन है, ये इसका क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुका है कि गेट ch फंक्शन किस हेडर फाइल में होता है, कौन io.h। अभी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था एक जगह कंपनी में कि गेट ch फंक्शन क्या कार्य करता है। तो बहुत जनों ने ये बताया कि गेट ch जो होता है वो आउटपुट स्क्रीन को रोके रखने के लिए काम होता है, लेकिन इसके पीछे का जो माल मसाला जो है वो अलग है। वो ये है कि गेट ch एक प्रकार का इनपुट फंक्शन है जो क्या करता है, यूजर से एक कैरेक्टर या जो एक कैरेक्टर जो होता है वो इनपुट लेता है। तो यूजर जैसे इनपुट देता है तो ये स्क्रीन जो होता है
वो ऑफ हो जाता है, इनपुट लेके ये बंद हो जाता है। तो अब देखो ये इसका लॉजिक भी क्या हो गया यहाँ पर कि जब तक इनपुट नहीं देंगे तब तक ये आउटपुट स्क्रीन को रोके रखेगा कुछ इस प्रकार से। देखिए मैं इसको रन कर देता हूं। यहाँ पर सी आउट को लिखने में हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है। ये देख सकते हैं आपके सामने हेलो एनवीरा एजुकेशन फैमिली लिखा आ रहा है। तो यहां पर देखो मैंने आउटपुट किया है, अगर मैं इनपुट लेना चाहूं तो भी ले सकता हूं, इन आउटपुट भी लेना चाहूं तो भी ले सकता हूं। तो ये सब किसकी बदौलत हो रहा है, यहाँ पर आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल की बदौलत हो रहा है। अब इसको इंक्लूड या जोड़ने के लिए किसका काम किया जा रहा है, प्री प्रोसेसर के द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो सभी को समझ में आ चुका हो ये किस प्रकार से काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वापस पीडीएफ के अंदर समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो ये चीज मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके समझा दी है। बात आती है आगे, यहाँ पर प्री प्रोसेसर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। कैसे, यहां पर डायरेक्टिव टाइप के आधार पर, और ये प्री प्रोसेसर होते हैं कौन कौन से। अगर मैक्रो के आधार पर देखा जाए तो हैश डिफाइन के अंतर्गत आते हैं। फाइल इंक्लूजन के अंदर देखा जाए तो हैश इंक्लूड के अंदर आते हैं, जो कि अभी हमने देखा था हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अगर मैक्रो डिफाइन करने तो वहां पर आप क्या करेंगे, हैश डिफाइन का यूज करेंगे। इसमें आप कंडीशनल कंपाइलेशन भी कर सकते हैं, जैसे इफ, एल्स, इफ डेफ, एंड इफ एंड डेफ और ELIF एलिप, ठीक है ना, ये सारे। और अगर आप अदर डायरेक्टिव की बात करें तो यहां पर जैसे हैश प्रोग्रामा है, हैश अनडेप है, ये भी इसके अंदर आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है, इनको भी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हम समझने वाले आगे आने वाली क्लासेस का, इसी क्लास के अंतर्गत, सॉरी। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी हैश डिफाइन की, मैक्रो के अंतर्गत। मैक्रो क्या होते हैं, तो देखो वैसे आपने MS वर्ड के अंदर, MS एक्सेल के अंदर एडवांस सीखा होगा, तब आप मैक्रो बनाना सीखा होगा। किसी काम को फास्टली करने के लिए आप यूज लेते थे वहां पर, लेकिन यहां पर क्या फंडा बोलता है इसके बारे में, मैक्रो आइडेंटिफायर्स होते हैं। वैसे इसका विजुअल बेसिक में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने डिग्री के अंदर। तो देखो मैक्रो आइडेंटिफायर्स होते हैं एक प्रकार के। आइडेंटिफायर्स क्या होता है भाई, आइडेंटिफायर्स का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। आइडेंटिफायर्स का क्या मतलब होता है कि मैंने यहां पर मेमोरी है ये, ठीक है, ये मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर कोई एक जगह है, जिस जगह के अंदर मैं कोई डेटा को स्टोर कर रहा हूं, तो इस जगह को एक आप नाम देते हैं। क्या देते हैं, कोई नाम देते हैं। तो इस नाम को आप बोलते हैं वेरिएबल। इस वेरिएबल का नाम देने से पहले आपको इसके नाम देने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, जो कौन बताता है भाई, आपको आइडेंटिफायर बताता है। कैसे बताता है, वो बताता है कि भाई आपको इसके नाम के शुरुआत में स्मॉल या कैपिटल जो है अल्फाबेट यूज करना है, या अंडरस्कोर यूज कर लेना है। अच्छा, आप जो है शुरुआत में कोई नंबर यूज नहीं कर सकते हैं, आपको स्पेशल सिंबल यूज उसमें कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं, स्पेस नहीं ले सकते। तो ये सारे काम कौन करता है, आइडेंटिफायर्स करते हैं। आई थिंक आपको ये सारा कुछ सारा याद होगा। अब देखो मैक्रो आइडेंटिफायर्स होते हैं प्रोग्राम में, जहां पर आइडेंटिफायर होता है तो वहां तो वो उसको रिप्लेस होकर वहां पर दी हुई वैल्यू आ जाती है भाई, ठीक है ना। जहां पर जो आइडेंटिफायर होंगे ना, उसकी जगह वहां पर क्या कर देता है, ये उस वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। अब देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है आपके सामने, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट h, और मैंने एक पाई का मान डिफाइन किया यहाँ पर, हैश डिफाइन। प्रोग्राम में जहां पर भी मैं वैल्यू को प्रिंट करूंगा पाई को, तो पाई की जगह क्या होगा, इसका मान जो होगा वो प्रिंट होगा, जो कि अभी यहां पर एक लाइन में कहा गया था। जहां पर आइडेंटिफायर यूज किया जाएगा ना, ये आइडेंटिफायर पाई, तो उसकी जगह उसका मान प्रिंट होगा। चलिए मैं इसको आउटपुट में आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। तो इसके लिए मैं पहले टर्बो C++ को आपके सामने लेके आ जाता हूं। यहाँ पर ये टर्बो, अभी जस्ट जो प्रोग्राम आपको पीडीएफ के अंदर शो हो रहा था वही प्रोग्राम यहाँ पर है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैंने यहाँ पर जो है प्रोग्राम के अंतर्गत शुरुआत में ही जो है एक हैश डिफाइन मैक्रो की मदद से क्या किया जा रहा है, पाई का एक मान मैंने डिफाइन कर दिया है। अब मैं जब भी इस पाई को सी आउट करूंगा, मतलब आउटपुट में दिखाना चाहूंगा कहीं पर भी प्रोग्राम के अंतर्गत, तो इस पाई का जो मान होगा यहाँ पर मैंने जो डिफाइन किया वो वहां पर प्रिंट होगा। तो देखो यहाँ पर सी आउट होगा PI बराबर, ये तो एज इट इज आ जाएगा, और इस PI की जगह ये जो पाई है इसकी जगह क्या छपेगा, 3.145। देखते हैं इसको। और एक चीज और नोटिस की होगी आपने, मैंने यहाँ पर सेमीकोलन भी नहीं दिया है, बिकॉज यहाँ पर कहता है कि हैश जो यहाँ पर प्री प्रोसेसर आप यूज किया जाता है, उस लाइन के अंत में सेमीकोलन का यूज नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम को रन करता हूं मैं, ये देखिए आपके सामने PI बराबर, यानी पाई बराबर 3.145 बराबर आपके सामने आ रहा है। तो ये किसकी मदद, ये किसके द्वारा काम हो रहा है, ये हैश डिफाइन मैक्रो की मदद से आप ये प्रकार का काम कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को लाइक भी जल्दी से ठोक दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ हैश डिफाइंड फंक्शन मैक्रो के बारे में। ये तो नॉर्मल मैक्रो था, ये फंक्शन मैक्रो के साथ अगर आप करना चाहें तो देखो मैंने यहाँ पर एक हैश डिफाइंड लिया है, एक एरिया नाम का फंक्शन बनाया है। अब इसमें मैंने क्या किया है कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो पाई रेड और रेड, ये मतलब रेडियस और रेडियस जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होगी पाई के साथ, और वो फिर रेडियस में चली जाएगी, एरिया के रेडियस में। अब क्या होगा, जहां पर भी हम एरिया को प्रिंट करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसका एरिया प्रिंट हो जाएगा। भाई इसको समझाने का ज्यादा आराम से कि भाई आप इस मैक्रो के साथ जो भी डिफाइन करेंगे ना यहाँ पर, वो आउटपुट के दौरान वहां पर आपको उसकी वैल्यू को शो करेगा। तो यहाँ पर जो एरिया का जो भी काउंटिंग होगा, जो वैल्यू होगा एरिया के अंतर्गत, वो यहाँ पर आपको आउटपुट में दिख सकता
सकता है। तो आप चाहें तो इसको हैश डिफाइन के साथ भी काम में ले सकते हैं। अब मैं इसको जो है यहाँ पर आगे बढ़ाता हूं और नेक्स्ट बात करते हैं प्री डिफाइंड मैक्रोज के बारे में। कुछ ऐसे मैक्रोज जो पहले से प्रोग्राम के अंदर या C++ की लाइब्रेरी के अंदर है। तो कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखो अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर, ये क्या करता है? करंट डेट के स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। देखो ये याद कर लेना, डेट मैक्रो जो होता है वो क्या करता है? करंट डेट की स्ट्रिंग जो होती है उसको रिटर्न करता है। फाइल क्या करता है? फाइल नेम को उसके पाथ के साथ रिटर्न करता है। लाइन क्या करता है? जिस लाइन में आप होते हैं उस लाइन का नंबर रिटर्न करता है, आप इस इतने नंबर लाइन में हैं। एचटीडीसी क्या करता है? यह कंपाइलर आंस इंस्टेंटेड C++ का पालन करता है, तो वो एक रिटर्न करता है। अगर जो आपका कंपाइलर है वो आंस स्टैंडर्ड C++ का पालन करता है, अगर उसका रूल्स को फॉलो करता है तो वो एक रिटर्न करेगा, अदरवाइज 0। और टाइम क्या करता है? आपके करंट टाइम के स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। किसको करता है भाई? करंट टाइम का जो स्ट्रिंग होता है उसको रिटर्न करता है। चलिए मैं आपको जो है अपने टर्बो C++ के कंपाइलर के अंदर लेके चलता हूं, वहां पर इस प्रोग्राम को पूरा समझा देता हूं। अगर आप यहां पर इसमें टर्बो सी के अंदर देख पा रहे हो तो मैंने 2 हेडर फाइल्स को लेने के बाद यहां पर मोड मेन में देखो CLR NCR लिया है। अब यहां पर ये जो अभी जो थे कॉन्सेप्ट वो सारे के सारे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। एक मैंने लिया है डेट का मैक्रो, एक लिया मैंने फाइल का मैक्रो, एक लिया लाइन का और एक लिया टाइम का। अब देखो जो डेट होगी वो क्या करेगी? करंट जो डेट है उसको रिटर्न करेगा। फाइल जो होगा, अभी मेरा फाइल का नाम क्या है? यहाँ पर फाइल का नाम है मेरा noname.cpp, तो इस फाइल के नाम को ये रिटर्न करेगा। उसके बाद अगर मैं लाइन की बात करता हूं तो ये लाइन नंबर अभी कौन से पे है ये, तो यहाँ पर देखो ये लाइन नंबर है 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर, ये लाइन इसको रिटर्न करेगा। और यहाँ पर अगर टाइम देखा जाए तो अभी का जो टाइम चल रहा है उसको यहाँ पर जो है ये 24 हॉर्स के टाइम के हिसाब से अपन को रिटर्न भी कर देगा। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल और F9 के थ्रू अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखिए आपके सामने यहाँ पर जो है इसका आउटपुट आ रहा है। डेट जो है आज की जो आ रही है कि 9 जनवरी 2022, फाइल का नाम noname.cpp, लाइन नंबर 8 है और टाइम जो है यहाँ पर अभी का जो चल रहा है, ठीक है ना, 15:41:03 मतलब 3:41 3 सेकंड। तो ये पूरा टाइम यहाँ पर बता रहा है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर सभी को समझ में आ रखा होगा क्योंकि मैंने सारा का सारा प्रैक्टिकल करके समझा दिया है आपको। अगर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर बात आती है हैश फाइल इंक्लूजन के बारे में, जो कि बेसिकली हम पढ़ते आए। फाइल इंक्लूजन का मतलब होता है कि यहां पर आप क्या करते हैं? फाइल का नाम लिखते हैं। तो देखो हैश इंक्लूड को प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए हैश इंक्लूड का प्रयोग करते हैं। हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हर एक प्रोग्राम में हैश इंक्लूड का संदर्भ होता है। प्री प्रोसेसर के 2 इंक्लूड टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हैश इंक्लूड इस टाइप से और एक दूसरा होता है हैश इंक्लूड और यहां पर आपका फाइल का नेम। कुछ हेडर फाइल प्री डिफाइंड होते हैं और कुछ हेडर फाइल यूजर डिफाइंड भी होती है। प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स होती है वो कौन कौन सी है? iostream, conio.h, string.h, math.h, ये सारी की सारी आपने पढ़ रखी होगी सी लैंग्वेज में मेरे साथ, और आपने वैसे अलग से भी पढ़ रखी होगी। यूजर डिफाइंड मतलब जो यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाता है, जैसे यहाँ पर myheader.h, ठीक है। हेडर फाइल्स में फंक्शन होते हैं, जिस प्रोग्राम में इन फंक्शन का इस्तेमाल करना हो तो हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। जैसे मेरे को इनपुट आउटपुट करना है तो क्या करूंगा? मैं iostream हेडर फाइल को यूज करूंगा। स्ट्रिंग के रिगार्डिंग अगर काम करना तो मैं string.h का यूज करूंगा। मैथ के रिगार्डिंग काम करना तो मैं math.h यूज करूंगा। और अगर मैं यहाँ पर देखो माई फंक्शन यानी यहाँ पर यूजर के अनुसार कोई फंक्शन है तो मैं myheader.h हेडर फाइल के मतलब एक यूजर के डिफाइंड की हेडर फाइल में यूज में ले सकता हूं। यहां पर एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप इसको समझ पाएंगे। मैंने हैश इंक्लूड iostream.h लिया है और यहां पर मैं इनपुट आउटपुट करवाना चाह रहा हूं, मतलब इनपुट नहीं है यहां पर, जरूर नहीं है, लेकिन मैं आउटपुट करवा रहा हूं। तो ये काम किसकी बदौलत हो रहा है? ये iostream.h हेडर फाइल की बदौलत हो रहा है, जो कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में आपको बता दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन के बारे में। कंडीशनल कंपाइलेशन का मतलब कोई कंडीशंस क्रिएट करते हैं। हैश इफ, अब सबसे पहले देखो हैश इफ ये कंडीशनल प्री प्रोसेस होता है जिसके आगे एक्सप्रेशन या कंडीशन को लिखा जाता है। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू होगी तो वहां पर क्या होगा कि नीचे वाला स्टेटमेंट या कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कोड ब्लॉक जो यूज करते हैं उनके लिए ये एक वार्निंग है। अगर प्रोग्रामर कोड ब्लॉक के कंपाइलर में प्रोग्राम बना रहा है तो उसे प्रोग्राम लिखते वक्त ही पता चल जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। लेकिन हम यहाँ पर यूज करें टर्बो C++ आईडी क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है भाई? तो इसका सिंटैक्स है यहाँ पर आप लिखेंगे हैश डिफाइन और हैश इफ और उसके बाद आप यहाँ पर आपका कंडीशन, उसके बाद इसके अंतर्गत जो स्टेटमेंट है वो, और यहाँ पर एंड इफ। ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम है यहाँ पर आपके सामने। मैं जो है आपको इसी प्रोग्राम को जो है टर्बो C++ के अंदर लेके आ जाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पर टर्बो C++ के अंदर वही प्रोग्राम यहाँ पर मैंने टाइप कर रखा है। हैश इंक्लूड iostream.h conio.h, यहाँ पर मैंने एक हैश डिफाइन मैक्रो के थ्रू नंबर का मान दिया कितना? 1। इसका डिफाइन कितना किया मैंने? नम का मान 1। अब यहाँ पर मैंने जैसे हैश के थ्रू यहाँ पर जांच किया हैश इफ के थ्रू कि अगर नंबर बराबर 1 हो तो इसके अंतर्गत आएगा और यहाँ पर हो जाएगा सी आउट नंबर इज इक्वल टू 1।
नंबर इज इक्वल टू 1, और वहां पर उसके बाद इसका एंडिंग कहां से होगा, हैज एंड इफ से। अब देखिए मैं इसको एक सिंपल सा एग्जांपल इसको जो है यहां पर रन करता हूं, तो देखो आपके सामने ये आ रहा है। अगर मैं यहां पर नम का मान कर देता हूं चेंज 6 कर दिया, 56 कर दे, तो आपके सामने कुछ नहीं आया। अब इसका रीजन क्या है कि मैंने जब आपको इफ और एल्स ही पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि इफ जो होता है वो ट्रू का ब्लॉक रन करता है, उसका आउटपुट दिखाता है, लेकिन एल्स जो होता है वो फॉल्स के लिए। अब बात यहां पर क्या है कि यहां पर फॉल्स हो रहा है अपना कंडीशन, इसलिए यहां पर फॉल्स के लिए हमने कोई कंडीशन के कोई सिंटेक्स को हमने सी आउट किया नहीं है, तो वहां पर कुछ दिखाएगा नहीं आउटपुट पे। ये देखो कुछ नहीं आ रहा है आपके सामने। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको यहां पर एल्स का यूज लेना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं पीडीएफ के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। ये आपको मैंने बता दिया है कि यहां पर हैश इफ की मदद से मैंने नम को ऐसे जांच किया है। अगर हैश इफ वाला कंडीशन जो होता है ब्लॉक सही हो जाता है तो इसके अंतर्गत जो सी आउट कंडीशन है वो प्रिंट हो जाती है। अब देखिएगा यहां पर नेक्स्ट मैं बात करता हूं हैश इफ हैश एल्स की। अब बात यहां पर मैंने हैश इफ की थी, अगर ये कंडीशन होती है तो हैश इफ के अंदर का चला जाता है काम वहां पर आउटपुट पे, लेकिन अगर बात गलत की होती है यानी फॉल्स होता है तो क्या करेंगे, तो हम एल्स का यूज करेंगे। तो एल्स के लिए क्या करेंगे, तो हैश इफ तो आपने यूज किया था, इसके जस्ट बाद में आप क्या करेंगे, हैश एल्स का भी यूज लेने वाले हैं। कुछ इसी प्रकार से देखो अभी जस्ट मैंने ये किया था वो यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर आपके सामने टर्बो सी को लेके आ जाता हूं और इस कंडीशन को यहां पर जोड़ देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे सभी भाई बहन इस वीडियो को लाइक जरूर करते रहे भाई। यहां पर मैंने लिया हैश एल्स, ठीक है। अब इसके अंतर्गत का जो भी कंडीशन होगा वो वहां पर आपको आउटपुट में दिख जाएगा। नंबर इज नॉट इक्वल, ठीक है। और यहां पर अब जो क्या होगा कि अगर ये 56 1 के बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सीधा एल्स वाले पार्ट में आएगा और एल्स को वहां पर आउटपुट में दे देगा आपको। ये देखिए नंबर इज नॉट इक्वल। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं यहां पर जैसे ये 0 की, ठीक है, यहां पर मैं बात करता हूं 1 की, तो ये क्या करता है 1 को यहां पर प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस ले सकता हूं। मैंने इक्वल के लिए आप ग्रेटर देन लेस देन भी ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहां पर करता हूं कि नम जो होता है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, नम जो है वो 1 से बड़ा हो, तो यहां पर आ जाए नम इज ग्रेटर देन या नम इज ग्रेटर। ठीक है, नहीं तो आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी आप जो चाहे आप ले सकते हो। मैं अभी फटाफट में आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। अब नम का मान 1 है यहां पर, ठीक है। अब बात क्या हो रही है कि यहां पर मैं अगर यहां पर चेंज कर देता हूं नम का मान 5, तो अब यहां पर क्या है कि नम का मान 5 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नम इज ग्रेटर। ये देखिए नम इज ग्रेटर। अगर मैं यहां पर कर देता हूं 1, तो 1 तो 1 के बराबर है भाई। देखो यहां पर तो नंबर इज लेस आ जाएगा क्योंकि हमने यहां पर बराबर का कंडीशन भी नहीं दिया है। तो यहां पर क्या करेगा, 1 तो बड़ा है नहीं, 1 इज है यहां पर, तो 1 का कंडीशन जो है आपको आउटपुट में दे रहा है। ये होता है आपके हैश इफ और हैश एल्स के बारे में। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है भाई सभी को। ठीक है, इसी प्रकार कॉन्सेप्ट आपको डेली समझाऊंगा सभी प्रकार के, और इससे पहले भी यही समझाए हैं मैंने। अब बात आती है हैश एल इफ की। तो ये क्या होता है, एल्स इफ इसको बोलते हैं वैसे इफ। ठीक है, और ये मैंने ट्रिक याद करवाई थी अगर आपको याद हो तो। हैज देखो ये आपका इफ होता है, ये होता है एल्स। एक इसके अलावा और होता है, वो होता है आपका इफ एल्स। क्या होता है, इफ एल्स। एक होता है एल मतलब एल्स इफ बोलते हैं जिसको हम। इसके अंदर क्या होता है कि इफ के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस को क्रिएट करते हैं। तो ये क्या है, देखो हैश एलिफ जो होता है एल्स इफ का कॉम्बिनेशन होता है। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो तो एलिफ के कंडीशन पर चला जाता है। ये मैंने आपको लास्ट कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा चुका हूं मैं क्लासेस के अंदर। ठीक है, और उसका जो कंडीशंस का जो स्टेटमेंट होता है उसको ये प्रिंट कर देता है। अब देखिए यहां पर ये क्या करता है, जैसे मैं यहां पर इफ में आ रहा था, अगर ये चाहिए था, अगर ये सही होता तो यहां पर ये इसको प्रिंट करता था। अब इसके बाद वो सीधा कहां जंप करता था, एल्स के ऊपर। लेकिन हम इसके लिए एक और मल्टीपल कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं हैश एलिफ कंडीशंस के बारे में। ठीक है ना, ये इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसकी मदद से आप समझ सकते हो। देखो मैं इसको भी रन करके आपको दिखा देता हूं आउटपुट के दौरान। यहां पर देखिए आपके सामने टर्बो सी को ले आ जाता हूं। अब देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम जो अभी आपको पीडीएफ में शो हो रहा था वही यहां पर है। मैंने यहां पर आपको इसको समझाने के लिए क्या है कि हैश डिफाइन यानी नम का मान मैंने यहां पर दे दिया 15। ठीक है ना, अब इसके अंतर्गत ये देखिएगा यहां पर कि मैंने यहां पर एक हैश इफ और एल्स को तो अभी तक आपको पढ़ा दिया। अब मैं एलिफ का फंडा समझा रहा हूं। वो क्या है कि इफ के अंतर्गत भी आप एक नया जो है पोस्ट क्रिएट कर सकते हो इसके अंतर्गत, कि अगर ये नंबर, जैसे मैं यहां पर देखो मल्टीपल क्रिएट कर रहा हूं, कि अगर देखो हैश मतलब यहां पर नम अगर जो है 10 से छोटा हो, नंबर का जो मान है 10 से छोटा हो, तो आ जाएगा नंबर इज लेस देन 10।
अब अगर मैं चाहता हूं कि इक्वल की कंडीशंस के अलावा और एक कंडीशंस क्रिएट करना हो तो देखो मैं मल्टीपल के लिए एल इफ का यूज ले रहा हूं, यहां पर इफ के साथ मैं एक और मल्टीपल कंडीशन ले रहा हूं एल इफ की, एल्स इफ की, जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि यदि नम जो है बड़ा हो 10 से तो आ जाएगा नंबर इज ग्रेटर देन 10। लेकिन मल्टीपल के अंतर्गत तीसरी कंडीशन मैंने क्या बना दी, एल्स की। ये भाई ये दोनों अगर हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो एल्स में आएगा, यहां पर जांच होगा कि नम यदि बराबर बराबर हो 10 के तो यहां पर आ जाएगा नंबर इज इक्वल टू 10। देखिए तो आपके सामने क्या आ गया, नंबर इज ग्रेटर देन टू 10। अब यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं, मैं अगर यहां पर कर देता हूं 10 इसका मान, तो यहां पर क्या होगा, ये एल्स का ब्लॉक जो है उसको रन करेगा। ये देखिए तो यहां पर क्या आ रहा है, नंबर इज इक्वल टू 10, बराबर काम कर रहा है यहां पर। तो ये हैज जो कंडीशनल स्टेटमेंट ने आपको जो है, जैसे आपको मैंने इफ एल्स पहले पढ़ाया था, पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ाए थे, वो यहां पर डिटो है, बस उनके साथ आपको यहां पर हैज यूज करना है और उसके साथ एक्सप्रेशन भी यहां पर आपको डिफाइन करने हैं। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखनी होती है। इस प्रकार से यहां पर देखो एक इफ डेफ भी है, ये क्या करता है, इफ डिफाइंड पहले प्रोग्राम में हैज डिफाइंड प्री प्रोसेसर लिखा है या नहीं होता है ये चेक करता है। अगर हैज डिफाइन का मैक्रो और हैज डिफाइन का मैक्रो सेम होता है तो इफ डिफ का जो स्टेटमेंट होता है वो ट्रू रिटर्न करता है, यानी प्रोग्राम की बॉडी में जांच करेगा और वहां पर शुरुआत में जांच करेगा, दोनों मैच करते हैं तो ये 1 0 यानी ट्रू जो होता है वो रिटर्न कर देता है। यहां पर देखिएगा कि मैंने यहां पर देखो इसका सिंटेक्स है वो, अभी यहां पर पहले एग्जांपल से समझिए कि मैंने यहां पर एक लिया है हैज डिफाइन पॉजिटिव 5, मतलब मैंने पॉजिटिव 5 मैंने लिया, मतलब पॉजिटिव जो है मैंने मैक्रो बनाया है। मैं सी आउट कर रहा हूं, यहां पर मैं यहां पर सी आउट कर रहा हूं डिफाइंड पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, हैज डिफ, और यहां पर लिखा है मैंने पॉजिटिव। अब पॉजिटिव यहां पर है इसके अंतर्गत, तो देखो मैंने एक पॉजिटिव का रेस्पॉन्स भी लिया है वापस, और यहां पर एक मैंने हैज डिफाइंड किया वैल्यू भी लिया है यहां पर। अब यहां पर आपके क्या आ रहा है, हैज डिफाइंड पॉजिटिव वैल्यू, तो हैज डिफाइंड यहां पर कहां है, ये रहा देखो हैज डिफाइंड पॉजिटिव वैल्यू, मतलब यहां पर ये कह रहा है कि ये पॉजिटिव जो होता है ये हैज डिफाइंड पहले यहां पर बना हुआ है, ये इसको इंडिकेट करता है। अगर देखो आपने शुरुआत में यहां पर जो मैक्रो बनाया है वो, और आप जब बॉडी में जांच कर रहे हो इफ डेफ की मदद से, वो और वो मैक्रो मैच कर जाता है तो यहां पर ये ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो क्या करेगा, वो दूसरा वाला जो कंडीशन होगा उसको रिटर्न करेगा। अब देखो यहां पर ये मैच कर रहा है पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव के अंतर्गत जो भी स्टेटमेंट है वो वहां पर आपको प्रिंट कर देगा, देखो हैज डिफाइंड पॉजिटिव। अगर ये यहां पर पॉजिटिव नहीं लिखा आता ना तो ये इस एल्स वाले ब्लॉक को रन कर देता। ये होता है इफ डेफ का यूज। तो इफ डेफ क्या काम करेगा भाई, ये जो मैक्रो होता है शुरुआत में डिफाइन कर रखा है या नहीं कर रखा है, ये उसको जांच करने का एक तरीका होता है। अब होता है इफ एंड डेफ, तो ये क्या होता है, इफ नॉट डिफाइंड। अब देखो ये इसका जस्ट विपरीत काम करेगा कि यहां पर जो शुरुआत में जांच, मतलब शुरुआत में जांच करेगा हैज डिफाइंड मैक्रो को, अगर जो बॉडी में दे रखा है यहां पर, जैसे मेन फंक्शन के अंदर बॉडी में दे रखा है ये मैक्रो और ये मैक्रो मैच नहीं करता तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगर ये मैच कर जाते हैं तो इफ एंड डेफ क्या करता है, उसको फॉल्स रिटर्न करता है। क्या करता है भाई, फॉल्स रिटर्न करता है। ये होता है आपके इफ एंड डेफ के बारे में। अब यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर पॉजिटिव लिखा रखा है और मैं जांच कर रहा हूं नेगेटिव को, तो नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव से मैच नहीं कर रहा है, तो इसने क्या बोल दिया, डिफाइन नेगेटिव वैल्यू, यानी इसके अंतर्गत जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो चुकी है। बराबर, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एंड इफ। एंड इफ क्या करते हैं भाई, इफ और एल्स जो भी हम इफ डेफ जो भी जितने भी यूज करते हैं उसको, उसका एंड करने का तरीका किसके थ्रू होता है, एंड इफ के थ्रू। अभी जस्ट हमने जो प्रोग्राम लिखा था तो उसमें लास्ट में हम एंड इफ भी जरूर लिखते थे, तो ध्यान रखना कि इफ एल्स इफ एड इफ डेफ इफ एंड डेफ इन सभी को बंद करने के लिए आपको एंड इफ का यूज करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अदर डायरेक्टिव अनडिफाइंड के बारे में। तो अनडिफाइंड क्या करता है भाई, अनडिफाइंड प्री प्रोसेसर, अनडिफाइंड प्रोसेसर जो होता है वो हैज डिफाइन किए हुए मैक्रो को अनडिफाइन कर देता है। भाई आपने मान लो कि शुरुआत में ये डिफाइन कर दिया यहाँ पर, तो इसको अनडिफाइन करना है, मतलब ये डिफाइन नहीं रखना है अपन को, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, अनडेफ का यूज करते हैं, UNDEF का। अब इसको सिंटेक्स क्या आप यहाँ पर लिखेंगे, यूज मतलब जब आप बॉडी के अंदर मेन फंक्शन के अंदर काम करेंगे तो वहां लिखेंगे आप हैज अनडेफ, और उस जो आपने शुरुआत में मैक्रो का नाम रखा है, जैसे आपने मैक्रो का नाम रखा है, यहां पर मान के चलते हैं कि आपने मैक्रो का नाम रखा है नम, तो इस नम को यहां पर कैंसिल करना है तो आप यहां पर लिखेंगे कुछ इस प्रकार से हैज अनडेफ और यहां पर लिखेंगे नम। बराबर, ये चीज होती है आज की क्लास के रिगार्डिंग। तो आज की क्लास मेरे सभी साथियों को कैसी लगी है, सभी जल्दी से अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और आज के प्रश्न जो आ रहे हैं आपके सामने उनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है, प्री प्रोसेसर की शुरुआत किस सिंबल से होती है, प्री प्रोसेसर की शुरुआत किस सिंबल से होती है। दूसरा, लाइन मैक्रो क्या रिटर्न करता है, ध्यान से सुनिएगा, लाइन मैक्रो जो होता है वो क्या रिटर्न करता है। तीसरा है, strcat किस हेडर फाइल में होता है, strcat किस हेडर फाइल में होता है।
चौथा होता है हैश अनडेफ मैक्रो, क्या कार्य करता है? हैश अनडेफ मैक्रो जो होता है वो क्या कार्य करता है? और पांचवा है आपका बीसीपीएल का फुल फॉर्म बताना है आपको, बीसीपीएल का फुल फॉर्म बताना है। क्वेश्चन सभी को रिपीट कर रहा हूं, प्री प्रोसेसर की शुरुआत किस सिंबल से होती है? लाइन मैक्रो क्या रिटर्न करता है? एसटीआर-कैट किस हेडर फाइल में होता है? अनडेफ मैक्रो क्या कार्य करता है? और बीसीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? इनके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और मेरे सभी साथियों को अगर ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आज आपके लिए टारगेट है, स्पेशली कौन कौन आज शेयर करता है मैं वो भी जरूर देखूंगा, ट्रैक करूंगा सभी ग्रुप्स के अंदर। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इतना ज्यादा डीप नॉलेज लेने के लिए आप जरूर चैनल को डेली विजिट करें। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।